नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आबकारी आरक्षक के विषय में बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो रहे थे कि किस प्रकार का सिलेबस और किस तरीके का मार्क्स नंबर कितने होंगे, क्या होंगे। तो उन विषयों पर बातचीत करने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ और बहुत चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। मैं कहना ये चाहूँगा कि आबकारी आरक्षक के विषय में चाहे वो आयु सीमा का प्रश्न हो, शैक्षणिक योग्यता का प्रश्न हो या फिर शारीरिक कुशलता, शारीरिक नाप-जोख का प्रश्न हो, सिलेबस का प्रश्न हो, स्ट्रैटेजी का प्रश्न हो जो आपके मन में होगा, वो सारी चीज़ें संभवतः इस वीडियो के द्वारा खत्म हो जाएँगी, यानी उनका समाधान हो जाएगा। उसके बाद शायद आपके मन में कोई प्रश्न न रहे। देखिए इस ये जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को 11/3/2025 यानी 11 मार्च 2025 को जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन बहुत सारी चीजें बताता है। विषय कहता है कि आबकारी आरक्षक के संबंध में और आबकारी आरक्षक भर्ती हेतु संक्षिप्त विज्ञापन की प्रति व्यापम वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के अवलोकनार्थ हस्ताक्षरित विस्तृत विज्ञापन संशोधन सहित की प्रति आपके कार्यालय को उपरांत उल्लेख किया गया है। लेखानुसार संक्षिप्त विज्ञापन एवं हस्ताक्षरित विस्तृत विज्ञापन प्रारूप तैयार कर आगामी कार्यवाही आपकी ओर प्रेषित है। कुल मिला के कहना ये चाहता है कि व्यापम ने पहले से बता दिया है कि हम इस तिथि को आबकारी आरक्षक का एग्जाम लेंगे और व्यापम ने पत्र लिखा था किसको, कार्यालय आबकारी आयुक्त को। कार्यालय आबकारी आयुक्त से पूछा था कि आप हम जो आबकारी आरक्षक का एग्जाम लेने वाले हैं उसका सिलेबस क्या होना चाहिए। तो आबकारी आयुक्त ने सिलेबस के विषय में या उनके भर्ती नियम के विषय में सारी चीजें इसमें स्पष्ट की है। सबसे पहली बात तो छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर आबकारी विभाग के अंतर्गत जो पद आने वाले हैं आबकारी आरक्षक के 2025 में, जिसके लिए परीक्षा होगी, टोटल पदों की संख्या 200 रहेगी, जिसमें वर्गवार पदों की संख्या आप थोड़ा सा चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि कौन से वर्ग में कितने पद रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं वेतनमान की बात करूं तो 5200 पे ग्रेड वाला वेतन मिलेगा, यानी मैट्रिक्स लेवल की बात करूं तो मैट्रिक्स लेवल 4 होगा, जिसमें 20,200 प्लस 1,900 रुपए और जोड़ करके कुल मिला के 25-26 हजार रुपए की राशि शुरुआत में, 24-25 हजार रुपए की राशि शुरुआत में जो सेलेक्ट होंगे उनको प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए आगे की और बात देखते हैं। एक महत्वपूर्ण लाइन जिसको आप छोड़ देंगे, विस्तृत विज्ञापन पाठ्यक्रम आधारित शैक्षणिक योग्यता, ऑनलाइन आवेदन, परीक्षा की तिथि, समय एवं केंद्र तथा अन्य जानकारियां जो होंगी व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट सीजी व्यापम का जो वेबसाइट है उस पर अपलोड किया जाएगा या फिर उपलब्ध किया जाएगा। तो कुल मिला के अब आबकारी आरक्षक के लिए सिलेबस भी कंफर्म हो जाएगा अभी कुछ समय में। देखते हैं आगे की बात देखते हैं। चलिए अब जो जहां से बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपको देखनी है वहां से आपको ध्यान देना है। सबसे पहली बात कि पात्रता संबंधी शर्तों की बात करता है और पात्रता संबंधी शर्तों में सबसे पहला शर्त तो शैक्षणिक योग्यता का ही होता है कि कितना शैक्षणिक योग्यता होगा, क्या होगा। तो सबसे पहली बात कि शैक्षणिक योग्यता के विषय में 10+2 की लिखित की परीक्षा उत्तीर्ण हो। 10+2 मतलब 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो। और एक चीज और, इसमें एज की जो बात की गई है, उम्र की बात की गई है, उसके विषय में भी पढ़ेंगे। सामान्य तौर पर उम्र जो होता है 21 वर्ष का होता है, लेकिन यहां पर जो है उम्र के विषय में भी मिनिमम उम्र जो है 21 वर्ष हर एग्जाम में मांगा जाता है, लेकिन यहां पर उम्र भी कम है, उस विषय पर भी बातचीत करेंगे। साथ ही साथ इसमें किसी प्रकार का फिजिकल दौड़ भाग तो नहीं होगा इस सिलेबस मतलब इस आबकारी आरक्षक के लिए, लेकिन कुछ चीजें जो शारीरिक दक्षता के रूप में मापी जाएंगी यानी शारीरिक अर्हता के रूप में देखी जाएंगी। उसमें सबसे पहली बात है पुरुष के लिए, पुरुष की ऊंचाई जो है वो 167.5 सेंटीमीटर से ऊपर होना चाहिए। वहीं इस सामान्य के लिए, ठीक है, अगर कोई अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग का है, ध्यान रखिएगा केवल एसटी वर्ग की बात किया है, न कि एससी वर्ग की। तो जो एसटी वर्ग के हैं, जो बस्तर या सरगुजा के भाई बहन हैं,
भाई हैं, बहन नहीं, उनके लिए 165 सेंटीमीटर की भी ऊंचाई है तो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। वहीं महिला कर्मचारियों के लिए कोई एसटी या एससी की बात नहीं की गई है। महिला कर्मचारियों के लिए, महिला जो वो होंगे उनके लिए, जो महिलाएं होंगी उनके लिए 152.4 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए। दूसरी बात, सीना की बात की गई है, सीना यानी छाती। तो फुलाने की स्थिति में अगर देखें पुरुष, तो मिनिमम जो है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए नॉर्मल स्थिति में, और फुला करके 86 सेंटीमीटर होना चाहिए फुलाने के बाद, यानी हर हाल में 5 सेंटीमीटर बढ़ना ही चाहिए। वहीं महिला कर्मचारियों की बात करें तो यहाँ पर सीना का कोई मापजोक की व्यवस्था नहीं है महिला कर्मचारियों के लिए, यानी महिला अभ्यर्थियों के लिए केवल और केवल ऊंचाई मायने रखता है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। और भी अर्हताएं देख लेते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर रहे, कोई दिक्कत नहीं। आयु सीमा की गणना के विषय में कई लोगों के मन में प्रश्न आता है कि आयु सीमा की गणना कैसे की जाएगी। तो मिनिमम आयु जो निर्धारित कर दी गई है वो कितना है, 18 वर्ष मेरे बच्चे, जो कि ध्यान रखना है आपको, मात्र और मात्र 18 वर्ष। यानी आपने 12वीं पास किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 18 वर्ष। और सामान्य तौर पर हर जगह व्यापम के एग्जाम में 21 वर्ष की आयु सीमा बताई जाती है कि मिनिमम जो है 21 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम तो जो है वो नॉर्मल रहता है। ठीक, तो मिनिमम 18 वर्ष यहां पर रखा गया है। और साथ ही आयु सीमा की गणना जो होगी वो 1 जनवरी 2025 से होगी, यानी 1 जनवरी 2025 को जिसकी मिनिमम आयु 18 वर्ष है वो इस फॉर्म को भर सकेगा। अगर 18 वर्ष नहीं है 1 जनवरी 2025 को तो फॉर्म नहीं भर सकेगा। दूसरी बात, अगर अगली बात मैं करता हूं, सामान्य जो अभ्यर्थी हैं, सामान्य अभ्यर्थी हैं उनके लिए अधिकतम आयु कितनी होगी, सामान्य मतलब जो जनरल से आते हैं उनके लिए, तो मिनिमम आयु कितनी है, 18 वर्ष। अधिकतम कितनी हो सकती है, 30 वर्ष। लेकिन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया था जिसमें उसने जो स्थानीय निवासी हैं, तो जो जनरल है वो भी स्थानीय निवासी हैं, उनके लिए 35 वर्ष कर दिया था इसको। तो अब जो है जनरल के लिए मैक्सिमम आयु सीमा, मिनिमम टू मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 18 से 35 वर्ष के बीच। ठीक, 18 से 35 वर्ष के बीच आयु सीमा होनी चाहिए जनरल के लिए। दूसरी बात करें, अगर कोई एसटी समूह का है, कोई एससी समूह का है, कोई ओबीसी समूह का है, तो उसे 5 वर्ष और मिलेगा। तब की स्थिति में क्या हो जाएगा, एसटी, एससी, ओबीसी जो नॉन क्रीमिलियर के हैं उनकी आयु सीमा क्या हो जाएगी, 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष की हो जाएगी। और साथ ही मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, अगर कोई महिला है तो उसके लिए आयु सीमा कितनी होगी, 18 से लेकर के 45 वर्ष। किसी भी प्रकार से किसी भी अभ्यर्थी के लिए 45 वर्ष से अधिक आयु सीमा नहीं होगी। क्लियर है, चलिए यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। आयु सीमा के विषय में भी कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं होगा। अब अगला पॉइंट जो कि देख सकते हैं, देख लेते हैं। जो कि आपके काम का हो। हाँ, शहीद राजीव पांडे सम्मान जिसको मिला है, जिनको गुंडादुर सम्मान मिला है, महाराजा प्रणवीण चंद्र भंजदेव सम्मान मिला है, ऐसे अभ्यर्थियों को, या राष्ट्रीय युवा पुरस्कार सम्मान या वाले युवा अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की आयु सीमा में और छूट दी जाएगी। ठीक है, लेकिन किसी भी हाल में मैक्सिमम जो होगा वो 45 वर्ष ही होगा। ठीक, चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। सभी छूटों को मिलाकर आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु की पुष्टि मूल अभिलेखों, यानी कुल मिला के आयु की पुष्टि किससे की जाती है, तो आयु की पुष्टि किससे की जाएगी वो भी बता दिया गया है। 10th का जो मार्कशीट होगा, 10वीं की जो मार्कशीट होगी, उसी के, उसमें जो जन्म तिथि होगी उसी के आधार पर आयु माना जाएगा, यानी 10वीं के मार्कशीट के हिसाब से एज गिना जाएगा। ठीक है, चलिए 1 जनवरी 2025 तक उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम। और मैक्सिमम मैंने बताया जनरल के लिए 35 वर्ष, एसटी एससी हैं तो 40 वर्ष,
ओबीसी है तो 40 वर्ष, महिला है तो 45 वर्ष। और इसमें भी अगर कोई गुंडाधुर सम्मान आदि से वो है युवा सम्मान से जो सम्मानित है उनके लिए 5 वर्ष की और छूट है, लेकिन मैक्सिमम आयु 45 वर्ष ही होगी। अब मुख्य रूप से हम बात करेंगे परीक्षा की और परीक्षा प्रणाली की। तो परीक्षा और परीक्षा प्रणाली के विषय में बताता है कि इसके लिए जो भी परीक्षा होगी वो कैसी परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होगी और एक ही पेपर देना होगा, ओनली वन पेपर आपको देना होगा। दूसरी बात कहता है कि जो आप पेपर देने जा रहे हैं उस पेपर में 100 प्रश्न होगा और हर प्रश्न के लिए कितना अंक होगा, 1 अंक, यानी मैक्सिमम मार्क्स यानी पूर्णांक भी 100 का ही होगा। ठीक, सभी प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। बहुविकल्पीय प्रकार के मतलब एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे ए, बी, सी और डी में। इसमें से एक ऑप्शन आपको चुनना होगा जो सही होगा या फिर लगभग सही होगा। अगला नंबर पॉइंट कहता है कि जो टाइम होगा वो केवल 2 आवर्स का होगा, 2 घंटे का होगा। ठीक, और जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो हायर सेकेंडरी यानी 10+2 स्तर के पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं मूल्यांकन पद्धति, जहां पर कई बार प्रश्न आता है कि माइनस मार्किंग होगा कि नहीं होगा, तो आपके नोटिफिकेशन में स्पष्ट तौर पे लिखा रहता है कि माइनस मार्किंग होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर भी लिख दिया गया है, बताया गया है कि अगर आप एक प्रश्न सही करते हैं तो आप उसके लिए 1 अंक मिलेगा। अगर आप कोई प्रश्न लगाते हैं और वो गलत हो जाता है तो 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। कुल मिला के इसका 1/4 काटा जाएगा। जो सही अंक मिलने वाला था उसका 1/4, तो सही अंक 1 है और इसका 4 करेंगे बटे 4 तो 0.25 आएगा और इतना ही अंक आपका काट लिया जाएगा। अगर आपका गलत उत्तर होता है तो ऋणात्मक दंड के आधार पर। अब बात करेंगे इसके सिलेबस की। सिलेबस मेरे प्यारे बच्चे बहुत आसान है और इस आसान से सिलेबस को आप बड़ी आसानी से चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। सिलेबस क्या कहता है? सिलेबस कहता है कि सिलेबस में 4-5 खंड दिए गए हैं। पहला खंड दिया गया है जिसको खंड क कहा गया है और इसमें बताता है कि इसमें सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न होंगे, जिसमें से 33 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 1 अंक का होगा, तो 33 अंक का ही होगा। भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, अगर इसको तैयार करना है तो बहुत माथापच्ची मत करना है, मात्र और मात्र इंडियन हिस्ट्री का जो आधुनिक इतिहास है, आधुनिक इतिहास, वो आधुनिक इतिहास पढ़ लीजिएगा। जो नोट्स है, जो नोट्स दिया जाता है कोर्स के साथ वो पर्याप्त है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उससे बाहर संभवतः प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा तो उसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। बस इतना ही करिएगा। भारत के इतिहास में बहुत ज्यादा कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आपको केवल और केवल भारत का इतिहास का जो आधुनिक इतिहास वाला भाग है वो भाग पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि शॉर्ट नोट्स में दिया गया है, व्यापम के हिसाब से दिया गया है। तो वहां से प्रश्न आपसे पूछता है। जो कोर्स है उस कोर्स के साथ वो आपको फ्री में मिलेगा नोट्स, तो उस नोट्स को जरूर पढ़ लीजिएगा। दूसरा कहता है भारत का भौतिक और सामाजिक आर्थिक भूगोल। इसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं कोई भी एक किताब। भारत का भूगोल कभी कभी एग्जामिनर का मन घूमता है ना, तो पूछ लेता है किसके बारे में, प्राकृतिक भूगोल, प्राकृतिक बोल रहा हूं उसके, वो जो इंटरनेशनल जियोग्राफी है, इंटरनेशनल जियोग्राफी मतलब जो साइंस वाला भूगोल का पार्ट है, वहां से पूछ लेता है। 1-2 प्रश्न पूछेगा, बाकी जो प्रश्न पूछेगा इसमें से नदी से प्रश्न पूछेगा, बांध से प्रश्न पूछेगा, इसके अलावा जो प्रश्न पूछेगा वो खनिज संसाधन से प्रश्न पूछेगा, ऊर्जा से प्रश्न पूछेगा। ऊर्जा के अलावा और प्रश्न आपसे पूछ सकता है जो कि नेशनल पार्क होते हैं, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, उन सबसे संबंधित प्रश्न पूछेगा। भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था का फैक्चुअल जो किताब है, जो नोट्स है, वो भी पर्याप्त है, क्लास में भी पढ़ाए हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब पढ़ाएंगे। भारत की अर्थव्यवस्था की अगर बात करूं, अगले एक आध वीडियो और बना दूंगा, उसमें हम देखेंगे कि भारत का संविधान से कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए, भारत के अर्थव्यवस्था से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए।
लेकिन भारत के अर्थव्यवस्था में आपको एक चीज, दो चीजें ध्यान रखनी है। पहला, जो बेसिक अवधारणा है, बेसिक कंसेप्ट जिसको आप बोलते हैं, जैसे रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, एसएलआर क्या है, या फिर मुद्रास्फीति क्या है, अवस्फीति क्या है, पैसे का मूल्य घटना बढ़ना, ये सब क्या चीजें हैं, ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। और दूसरा आपको कवर करना पड़ेगा वो है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे कहने का मतलब आपको कवर करना पड़ेगा क्या, डेटा कवर करना पड़ेगा, और एक करना ही पड़ेगा क्योंकि एक एक नंबर के लिए लड़ाई है, ध्यान रखिएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करूं तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आपसे बेसिक प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई भी बेसिक बुक पढ़ सकते हैं आप, चाहे तो नोट्स भी पढ़ सकते हैं, क्लास में तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। ये वाला जो भाग है, इसके बाद आता है भारतीय कला साहित्य एवं संस्कृति। भारतीय कला साहित्य एवं संस्कृति के विषय में बात करूं तो इसमें आप मुगल कालीन जो कला है, इसके अलावा मुगल कालीन कला के अलावा जो दक्षिणी जो भारत है वहां की मंदिर कला है, उस मंदिर कला के बारे में जरूर पढ़िएगा। वहां से एक दो प्रश्न हमेशा पूछता है। साथ ही साथ जो बुक्स है, किताबें हैं, उन किताबों को पढ़ना पड़ेगा, पेंटिंग को पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब चीजें एक लंबी फहरिस्त है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, किसी वीडियो में मैं बता दूंगा, ठीक है। बाकी समसामयिक घटनाक्रम से तो आप कोई भी एक करंट अफेयर की किताब देख सकते हैं जहां, लेकिन सिलेबस को आपको ध्यान रखना है कि सिलेबस में आपसे क्या पूछ रहा है। फिर आगे जाते हैं भाग ख में, जो कि है छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित, छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से संबंधित। यहां से भी बराबर प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 33 अंक के प्रश्न होंगे और 33 प्रश्न भी पूछे जाएंगे। अब इतिहास में व्यापम अभी क्या कर रहा है, व्यापम एक खेल खेल रहा है। कैसा खेल, पहले इतिहास में क्या करता था, फैक्ट से संबंधित प्रश्न पूछता था, अब क्या पूछता है, कूट पूछता है। अब कूट में एक चीज बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, इतिहास की बात करूं तो कूट में कोरिलेशन वाला प्रश्न पूछता है। तो आपके दिमाग में छपना चाहिए कि जिस समय सरगुजा क्षेत्र में कोई राज्य शासन चल रहा था और वहां की जो व्यवस्था थी, उस समय बस्तर में क्या चल रहा था, और बस्तर सरगुजा से किस प्रकार से संबंधित था उस समय, ये चीजें आपको रिलेशन बना करके पढ़ना पड़ेगा। और ये सब चीजें आपको क्लास में भी मिलेगी। वैसे क्लास में तो ये क्लास हिस्ट्री का तो खैर अल्टीमेट क्लास है, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक। फिर छत्तीसगढ़ का भूगोल, इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत ज्यादा फैक्ट है, कोई भी किताब पढ़िएगा हो जाएगा। कला संस्कृति एक भाग है, खासकर बस्तर की चीजों को जरूर पढ़ लीजिएगा। अब बस्तर में मुख्य रूप से आदिवासी संस्कृति जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका आपका निभाएगा। छत्तीसगढ़ की जनजातियां पढ़ लीजिएगा। अर्थव्यवस्था छत्तीसगढ़ में कुछ है नहीं, मुख्य रूप से ऊर्जा, खनिज, वन संपदा, यही सारी चीजें पढ़नी। प्रशासनिक ढांचा भी कुछ नहीं है, ये पूरा फैक्ट है और ये भी पूरा फैक्ट है। लेकिन हाँ, पंचायती राज को जरूर पढ़िएगा। और जब आपके सिलेबस में मेंशन किया, अगर मैं पार्ट वाइड बांट दूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके देखूं, किसी भाग को आप बहुत आसानी से न लें, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको डराने के उद्देश्य से नहीं, थोड़ा जागरूक करने के उद्देश्य से। देखिए, दूसरा जो खंड ख है, इस खंड ख में देखिए 7 टॉपिक है टोटल। और टोटल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 33 प्रश्न। अगर 7 से डिवाइड कर दूं तो 7 चौको 28, 7 पचे 35, यानी एक भाग से लगभग 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और कोई भी भाग आपने छोड़ा, मतलब आपका जो मैक्सिमम मार्क्स 100 का है, वो सीधे सीधे कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। तो आपका कॉम्पिटिटर 100 नंबर पर फाइट करेगा, लेकिन आप 95 नंबर पर फाइट करेंगे। तो कोई भी भाग छोड़ना नहीं। अगला भाग देखें तो गणित है, जिसमें अंक गणित है, लेकिन पूछेगा क्या, सब कुछ पूछेगा। तो सब कुछ पूछेगा तो सब कुछ तैयार भी करना है। कुल मिला के मैथ्स में प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस कर करके ही आपको लगेगा केवल 7 अंक का है, लेकिन 7 अंक, वही बताया, 7 अंक भी छोड़ दिया आपने तो 100 में से 7 घटा देंगे तो 93 मार्क्स हो गया। अब 93 मार्क्स में आपको फाइट करना है, अगर गणित आपसे नहीं बनता तो पढ़ना पड़ेगा।
हिंदी, हिंदी का जो नोट्स है वो नोट्स पूरा पढ़ सकते हैं, जो एनालाइजर के द्वारा आपको दिया जाएगा कोर्स के साथ, वो आप पूरा पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छत्तीसगढ़ी बोली का भी नोट्स मिल जाएगा। रीजनिंग मेहनत करना पड़ेगा, रीजनिंग में प्रैक्टिस का विषय है। और अंग्रेजी का ज्ञान जो है घिसा पीटा, अगर आप चाहें, अंग्रेजी के लिए सबसे ज्यादा लोग डरेंगे और ये भी आपका सिलेक्शन का एक पार्ट होगा, 6 अंक का पूछेगा पूछने के लिए, लेकिन अंग्रेजी के लिए आप चाहे तो एक काम कर सकते हैं। व्यापम क्या करता है, व्यापम एक बहुत अच्छा काम करता है। वो कहता है कि हम जो अंग्रेजी के सवाल पूछेंगे, हम व्यापम का मंशा क्या है, जो भी अंग्रेजी का मैं सवाल पूछूंगा वो अंग्रेजी का सवाल केवल और केवल प्रीवियस ईयर से उठा करके पूछ लूंगा, नया क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। आप कितना भी एग्जाम उठा करके देख लीजिएगा, व्यापम का जो इंग्लिश का प्रश्न होगा वो किसी न किसी प्रीवियस ईयर का प्रश्न होगा। आप इसको चाहे तो मैच करके देख लीजिएगा। तो कुल मिला के इंग्लिश में बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते तो कम से कम प्रीवियस ईयर का पूरा कवर कर लीजिए, वहां से अंग्रेजी कवर हो जाएगा। तो ये सारी जानकारी आपको थी, सारी जानकारी मैंने आपको दे दी सिलेबस के विषय में, कट ऑफ के माइनस मार्किंग आदि के विषय में। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जागेंगे और तैयारी को अपनी शुरू करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।